राम राम दोस्तों और मेरे प्यारे छात्रों। बहुत दिनों बाद आपके सामने फिर कुछ बचे हुए इंस्ट्रूमेंट को लेकर के आया हूँ और उसको ध्यान से देखिए और सुनिए और समझिए। ध्यान से, या यूँ कहूँ पावर ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में जब बात आई तो मैं एक छोटी सी कहानी आपको बता रहा हूँ कि उसके बाद फिर मैं शुरू करूंगा आपका इंस्ट्रूमेंट। सुनिए इसको कि पावर ऑफ कंसंट्रेशन वो पावर है कि उस समय सारी इंद्रियां जो हैं आपका ध्यान एकाग्र होकर के अपने सब्जेक्ट पे फोकस करती हैं। स्वामी विवेकानंद जी जब यूरोप की यात्रा पे थे उस समय वो जर्मनी में घूमते हुए पहुंचे। वहाँ एक प्रोफेसर पॉल डायसन थे जो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। उनसे वो मिलने गए थे, उन्होंने बुलाया था उनको कुछ बातों पे चर्चा करने के लिए। जब गए वहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी मिलने, तो थोड़े समय में ही प्रोफेसर पॉल डायसन को कुछ काम पड़ा और वो बाहर गए। उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप बैठिए, मैं थोड़ा सा कुछ काम करके आ रहा हूँ। वो चले गए। स्वामी विवेकानंद के सामने एक बुक्स रखी हुई थी 100 पेज की लगभग। उस किताब में वो पढ़ने में मशगूल हो गए और इतना केंद्रित हो गए कि प्रोफेसर पाल जो है वापस आए और बैठ गए, तब भी उनको पता नहीं चला। प्रोफेसर पॉल डायसन को लगा कि ये जो सन्यासी है ये मुझको इग्नोर कर रहा है, मुझे उपेक्षित कर रहा है। मैं आके बैठ गया, उसके बाद भी ये सर नहीं उठा रहा है, किताब से ध्यान नहीं हटा रहा है। तो जब वो किताब पढ़ ली 1 घंटे में, 100 पेज की किताब थी, 1 घंटे में पढ़ लिया, तो स्वामी जी ने कहा अरे आप आ गए। तो उनको बड़ा गुस्सा आया कि मैं कब से आके बैठा हूं, तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं इतना मशगूल हो गया था किताब में कि मैं इस किताब में पढ़ने में लग गया। आप चाहें तो इस किताब से कोई भी लाइन कहीं से भी आप हमसे पूछ सकते हैं। बड़े अचंभित हुए प्रोफेसर पॉल डायसन, बहुत अचंभित हुए कि 1 घंटे में 100 पेज की किताब कैसे ये पढ़ लेंगे। फिर उन्होंने 2-4 लाइनें पूछी और एग्जैक्टली डिट्टो अक्षरशः स्वामी जी ने उनको जवाब दे दिया, बता दिया किताब से। ये होती है पावर ऑफ कंसंट्रेशन। और प्रोफेसर पॉल डायसन नतमस्तक हुए। खैर, ये एक छोटी सी कहानी पावर ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में आपको बता रहा हूं। पावर ऑफ कंसंट्रेशन अर्ली मॉर्निंग में ज्यादा सुविधाजनक होता है, ज्यादा फेवरेबल टाइम होता है, जहां सारी इंद्रियां एकाग्र होकर के अपने ध्यान पर सब्जेक्ट करती हैं, फोकस करती हैं। लेकिन ये शर्त है कि उस मॉर्निंग आवर में आप 5 बजे उठिए, 6 बजे उठिए, 4 बजे उठिए, लेकिन फुल्ली अवेक होना चाहिए। अगर आप ऊँघते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो मॉर्निंग आवर टाइम विथ फुल्ली अवेक, इट्स गुड फॉर दी रीडिंग। तो फिर हम वापस अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। आज हमने कुछ ट्रेकियोस्टमी के इंस्ट्रूमेंट रखे हैं और एक आध सेप्टोप्लास्टी के इंस्ट्रूमेंट रखे हैं। उसके साथ साथ एक फोर्सेप है जिसको हम थूडिकम नेजल स्पेकुलम बोलते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए ये कैसी छोटी सी इंस्ट्रूमेंट है। थूडिकम नेजल स्पेकुलम इसको बोलते हैं। और ये जब भी किसी छात्र के हाथ में जाता है तो एग्जामिनर जानना चाहता है कि इसको कैसे होल्ड करते हैं। तो होल्ड करना ही सबसे बड़ी इसमें कला है और मैं इसको सिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। समझ लीजिए कि पेशेंट आगे बैठा है, एग्जामिनर उसके सामने बैठा है। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो होती है ये बेसिकली एंटीरियर राइनोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए होती है। तो जब भी हम पेशेंट का एग्जाम करेंगे तो पेशेंट सामने रहेगा, उसकी नोज सामने रहेगी। तो ये इंस्ट्रूमेंट की 2 प्रॉन्ग है। ये 2 प्रॉन्ग जो है पेशेंट की तरफ फेस होना चाहिए, ना कि साइड में या इधर या अपने तरफ ना। इसको पेशेंट की तरफ फेस करिए और इसको इंडेक्स फिंगर में इसको लटका दीजिए। इंडेक्स फिंगर में देखिए लटकाए भी हैं, लेकिन प्रॉन्ग जो है वो पेशेंट की तरफ फेस रहेगी। फिर इसको हम थंब से होल्ड करते हैं, इसको फिक्स करते हैं
और मिडिल और इंडेक्स फिंगर के बीच में, देखिए बड़ी ध्यान से, मिडिल को आगे ले जाते हैं और इंडेक्स रिंग फिंगर जो है हमारी वो पीछे है। तो ये हमने मिडिल और रिंग फिंगर से इसको प्रेशर से इसको प्रॉन्ग को प्रेस करते हैं और नेजल कैविटी में एग्जामिन करते हैं। तो ये जो तरीका है आपका, ये सबसे बुक में जो लिखा जाता है ये है, लेकिन एग्जामिनेशन करने के लिए आप इसको ऐसे भी लोग पकड़ते हैं, लेकिन ये बुक्स का मेथड नहीं है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ कन्वीनियंट होता है, अगर आप बताते हैं तो कंसीडर किया जाता है, लेकिन जो सबसे अच्छी मेथड है कि इंडेक्स फिंगर में होल्ड किया, थंब से फिक्स किया और मिडिल और रिंग फिंगर से इसको प्रेस किया प्रॉन्ग को और एंटीरियर एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया। अब दूसरा क्वेश्चन सवाल पूछा जा सकता है कि एंटीरियर एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या क्या दिखेगा। तो ये आपको बताना होगा कि सेप्टम दिखेगा, फ्लोर ऑफ नेजल चैम्बर दिखेंगे जिस नॉस्ट्रिल का एग्जामिन कर रहे हैं, उसके बाद इंफीरियर टर्मिनेट दिखेगा, 2/3 पार्ट ऑफ द इंफीरियर टर्मिनेट दिखेगा, इंटीरियर पार्ट ऑफ द मिडिल टर्मिनेट दिखेगा। और इसके अलावा अगर डीएनएस है, स्पर है, कोई डिजीज है जैसे पॉलिप है या कुछ भी, अगर फॉरेन बॉडी पॉल कुछ भी है, म्यूकस सिक्रीशंस है, पस सिक्रीशन, सब कुछ आपको एंटीरियर एंडोस्कोपिक में दिखेगा। तो इसका सिर्फ एक ही काम है कि एंटीरियर एंडोस्कोपिक। फिर मैं बता रहा हूं कि इसको इंडेक्स फिंगर में लटकाइए, थंब से इंडेक्स करिए और मिडिल फिंगर से और रिंग फिंगर से इसको प्रेस करके एग्जामिन करिए इसको। तो ये तरीका इसका है जो काफी ये बुक्स में कहती है और यही एक सही तरीका है। एग्जामिनेशन के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, कर लेते हैं लोग, कंसीडर किया जाता है, लेकिन जब पूछा जाए तो आप बुक में जो बताती है वही बताइए। दूसरा इंस्ट्रूमेंट देखिए, ये इसको बोलते हैं एक फ्रेयर डिसेक्टर बोलते हैं, फ्रेयर डिसेक्टर नाम है इसका। काम कहाँ है? ये सेप्टोप्लास्टी में या एसएमआर में पेरिकॉन्ड्रियम को उठाने के लिए होता है। आफ्टर गिविंग इंसिजन इन द म्यूकोक्यूटेनिक जंक्शन ऑफ द सेप्टम, उसके बाद जब हम एक पॉकेट बनाते हैं पेरिकॉन्ड्रियम में ताकि वो इंस्ट्रूमेंट चला जाए, फिर पॉकेट इंसिजन पे ही दे करके पॉकेट बनाते हैं, फिर उसमें पॉकेट में अगर चली जाती है तो फिर इसको स्लाइस करके ऊपर नीचे करके पेरिकॉन्ड्रियम को उठाते हैं, ऐसे उठता चला जाता है और नीचे चले जाते हैं। तो पेरिकॉन्ड्रियम उठाने के लिए सेप्टोप्लास्टी में और एसएमआर ऑपरेशन में इस फ्रेयर डिसेक्टर का यूज होता है। आप कम से कम एक ये यूज जरूर बतावें। ध्यान से देखें, फ्रेयर डिसेक्टर दोनों तरफ डिसेक्टिंग एंड है इसका, दोनों तरफ से, एक तरफ थोड़ा मोटा एक तरफ पतला, जिस तरह से कन्वीनियंट होता है उधर से हम यूज कर लेते हैं। शुरू में जब पेरिकॉन्ड्रियम उठानी होती है तो पतला एंड यूज करते हैं, पतला डिसेक्टर एंड यूज करते हैं, फिर जब उठ जाता है तो थोड़ा सा थिक मोटा पार्ट आप डिसेक्टिंग एंड यूज करते हैं। तो ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट हुआ। इसके बाद अब जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपके ट्रेकियोस्टमी के इंस्ट्रूमेंट है। आपको मालूम होगा कि ये इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बोलते हैं ट्रेकियल डायलेटर। ट्रेकियल डायलेटर इसका भी एक ही जगह काम है, ट्रेकियल डायलेट, ट्रेकिया को डायलेट करेंगे। कब डायलेट करेंगे ये पूछा जाएगा कि कब इसको डायलेट करेंगे। तो आफ्टर गिविंग द इंसिजन इन द ट्रेकिया, आपको इंसिजन देने के बाद उस इंसिजन में, सपोज करिए कि लंबे समय तक डिस्ट्रिक्ट पेशेंट है, उसके अंदर बहुत सारे CO2 रिटेन हो गया है, नहीं निकल पा रहा है, तो तुरंत इमरजेंसी में आप जब इंसिजन देते हैं तो उसके इंसिजन देने के बाद ही उस इंसिजन में ब्लेड को इंसर्ट करते हैं और उसको फैला देते हैं, डायलेट कर देते हैं। डायलेट करने से वो सारी रिटेन्ड CO2 वगैरह बाहर आती है, फिर ऑक्सीजन लेता है पेशेंट और उसको रिलीफ मिल जाता है थोड़े समय में। जब रिलीफ मिल जाता है तब आप ट्रेकोस्टोमी ओपनिंग को बनाइए और उसमें ट्रेकोस्टोमी ट्यूब इंसर्ट करिए। तो एक ही जगह काम है सिर्फ इसका, ट्रेकियल डायलेटर का। आफ्टर गिविंग इंसिजन, इंसिजन के बाद तुरंत इंसिजन लाइन में इसको डालते हैं और फिर डायलेट कर देते हैं ट्रेकिया को, दोनों एंड को, दोनों जो इंसिजनल मार्जिन है उनको डायलेट कर देते हैं। उससे रिटेन CO2 निकलती है और ऑक्सीजन जाता है, पेशेंट लेता है, उससे रिलीफ मिलता है। इसके बाद
ये इंस्ट्रूमेंट है, डबल हुक्ड रिट्रैक्टर बोलते हैं, डबल हुक रिट्रैक्टर। ध्यान दीजिए, ये भी आपको ट्रेकियोस्टमी के समय में यूज होता है। कब यूज होता है? ये मसल स्प्लेन को रिट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है। जब मैं पूछता हूं तो छात्र ये बताते हैं कि ये ट्रेकियल हुक है और क्रिक्वायर्ड रिंग को ऊपर रिट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना, क्रिक्वायर्ड रिंग को रिट्रैक्ट करने के लिए हम सिंगल हुक रिट्रैक्टर यूज करते हैं। देखिए इसमें सिंगल हुक है और ये डबल हुक है। तो क्रिक्वायर्ड रिंग को अगर आपको हुक्ड करना है ताकि ट्रेकिया थोड़ा ऊपर दिखे, तब आप सिंगल हुक करेंगे। लेकिन मसल स्प्लेन अगर रिट्रैक्ट करना है, थायराइड इस्थमस से रिट्रैक्ट करना है, तो डबल हुक चाहिए आपको। तो डबल हुक का काम, मसल स्प्लेन को ड्यूरिंग ट्रेकियोस्टमी रिट्रैक्ट किया और सिंगल हुक से क्रिक्वायर्ड रिंग को हुक करके थोड़ा ऊपर पुल किया ताकि ट्रेकिया हमारी दिखे और बाकायदे उसमें इंसिजन देके ट्रेकियोस्टमी ओपनिंग बनाने हम। तो ये दो रिट्रैक्टर हैं जो दोनों ट्रेकियोस्टमी यूज होती हैं। वैसे सॉफ्ट टिश्यू किसी भी ऑपरेशन में थोड़ा सा छोटे से इंसिजन में अगर रिट्रैक्ट करना है तो वहां यूज करते हैं, लेकिन बेसिकली दोनों इंस्ट्रूमेंट ट्रेकियोस्टमी में ही यूज हम करते हैं। तो ये जो चीज हमने आपको बताई, ये सारे इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन इसके बाद कुछ ट्रेकियोस्टमी ट्यूब हैं। इन ट्यूब को हम कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर आप लोग देखते भी नहीं हो, इसलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आपको अच्छा लगता है इसको ध्यान से देखिए और पढ़िए। और हाँ, एग्जाम में, वाइवा में आने से पहले ये 5-5, 7-7 मिनट का वीडियो है, जरूर देख के आइए, जरूर किताब खोल करके देखिए कि मैं क्या बता रहा हूं और उसके क्या क्या फंक्शन है। ट्रेकियोस्टमी ट्यूब के बारे में और ट्रेकियोस्टमी के बारे में आपको नेक्स्ट टाइम बताएंगे। धन्यवाद।